नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने चल क्या रहा है। जब से नितिन नबीन को इस वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, तब से कई तरीके की खबरें आ रही हैं। क्या नितिन नबीन को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना, और अब जो खबर है उसके हिसाब से वो शायद अगले भाजपा अध्यक्ष भी होंगे, क्या ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अंदर एक नए तरीके की जिसे कहते हैं बेचैनी दिखाई पड़ रही है? क्या इन लोगों को ये लग रहा है कि उनके आने वाले दिनों में उनकी राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने की कोई कोशिश की जा रही है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है दरअसल जिनका कोई वजूद नहीं है एक लिहाज से, या जो अपने स्तर पर कोई बड़ी लकीर नहीं अभी तक खींच पाए हैं और योग्य लोगों को दरकिनार और किनारे किया जा रहा है? जानेंगे श्रवण जी से। सर, देखिए, अभी तक जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका के लोग आपस में बट गए हैं, बीजेपी उसको हवा दे रही है। कुछ लोग प्रियंका को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोग प्रियंका को बनाना चाहते हैं पार्टी प्रेसिडेंट। और अब जो असम के जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट तय करने का काम प्रियंका करने वाली है चुनाव को लेकर, तो उसको लेकर और अटकलें काफी बढ़ गई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस बट गई है, कांग्रेस में सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और हमने एक सोचा कि अगर कांग्रेस में सब कुछ गड़बड़ है और जैसा आपने कहा कि ये जो नितिन नबीन की नियुक्ति से क्या मैसेज गया है बीजेपी में, या उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की नियुक्ति से क्या मैसेज गया है, या कलकत्ता में कांग्रेस बीजेपी का प्रेसिडेंट जो दिल्ली से घोषित हुआ उससे क्या मैसेज गया है, या कई राज्यों में चुनाव नहीं करवा पा रही है बीजेपी। 37 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से कई राज्य बच गए हैं जहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, झारखंड भी है, गुजरात भी है, ऐसे कई राज्य बताए जा रहे हैं। तो क्या कारण है? तो मुद्दा ये है कि क्या सब कुछ बीजेपी में ठीक है क्या? अगर कांग्रेस में सब खराब है, या पार्टी विभाजित हो गई है, या असंतोष है परिवार के खिलाफ, तो क्या बीजेपी में देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, वो जिस तरह से उसमें काम चल रहा है वो सब ठीक ठाक है क्या? तो एक अगर आप इसको ठीक से एग्जामिन करें पूरे मामले को, जिसमें आप नितिन नबीन की नियुक्ति को भी शामिल कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पैराशूट से अध्यक्ष को बिठाया गया उसको भी शामिल कर लें, बंगाल में जो बिठाया गया उसको शामिल कर लें। योगी साहब की अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की अभी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी जो बीजेपी के नेताओं से लंबी बातें हुई, उसके पीछे की चल रही अटकलों को भी जोड़ लें, तो जो सामने आता है वो ये आता है कि राख के अंदर कोई धीरे धीरे चिंगारी सुलग रही है। अब वो उसका नतीजा क्या होगा, कब फूटेगी कि नहीं, क्योंकि अगर कांग्रेस एक परिवार चला रहा है, कांग्रेस में परिवारवाद है, या समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है, या राष्ट्रीय जनता दल में भी है, या तृणमूल कांग्रेस में भी है, तो बीजेपी के बारे में तो जो कहा जा रहा है कि इसमें तो सिर्फ दो ही लोग हैं, परिवार भी नहीं है, इसमें तो दो ही लोगों का परिवार है जो कि पूरी की पूरी पार्टी को चला रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में जो
चीज सामने आई वो हाल में सामने आई, वो ये आई कि गृह मंत्री जी ने अभी 3 दिन तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया, वहाँ चुनाव होने वाले। अब वहां कोई उन्होंने बड़ी रैलियां की हो, सभाएं की हो, इस चीज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था, और चौंकाने वाला ये था कि वो 3 दिन तक रहे, पर जो मुख्य जो उनका एजेंडा था वो ये था कि वहाँ साल्ट लेक के एक होटल में पार्टी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष और 3 दूसरे नेताओं, समीक भट्टाचार्य हों, सुकांता मजुमदार हों, शुभेंदु अधिकारी हों, इन लोगों के साथ वो चर्चाएं करते रहे। वो भी चर्चा करना तो ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, चर्चा की भी जानी चाहिए, पर जो घटनाएं बंगाल में घट रही है और वो जो बताती है कि बीजेपी का अपना घर ठीक नहीं है और वो उसको छुपाने के लिए कांग्रेस के घर पर हमला कर रही है या विपक्षी दलों के घर पर हमला कर रही है। जैसे अमित शाह जी की यात्रा के पहले तक जो दिलीप घोष हैं वो हाशिए पर डाले हुए थे, और जो कहा जा रहा था कि वो ममता के नजदीक जा रहे हैं। हाल में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो ममता के साथ उनके फोटो भी आए थे, तो ये कहा जा रहा था। तो ये दिलीप घोष की जो उपस्थिति थी इस मीटिंग में बड़ी इम्पोर्टेंट थी, पर इससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है जो मीडिया में निकल कर आया कि अमित शाह जी को ये कहते हुए कोट किया गया है कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव के पहले पार्टी के भीतर कोई आपसी लड़ाई या झगड़े नहीं होना चाहिए, ये उनको कहते हो। तो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा, देयर शुड बी नो इनफाइटिंग विद इन द पार्टी लीडरशिप, ये उनको अमित शाह जी को कहते हुए बताया गया। अब इसको आप इस सेंटेंस को उल्टा कर दें तो ये होता है कि इसका मतलब है कि इनफाइटिंग है और वो काफी जबरदस्त है, और उसका नतीजा ये है कि अमित शाह जी की यात्रा के बाद 3 नेताओं से मिलने के बाद, चर्चाओं के बाद, वेस्ट बंगाल की बीजेपी इकाई के घोषणा हो गई, आज हुई है शायद, और उसमें समीक भट्टाचार्य को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। अब इसमें कई चीजें हैं, इसमें कई चीजों में एक चीज ये भी है कि बीजेपी बिना चुनाव के, राज्य के चुनाव के पार्टी अध्यक्षों की घोषणा कर रही है। मतलब आप जो कहते हैं कि कांग्रेस में तो सब परिवार तय करता है, तो नितिन नवीन का मामला है, 45 साल के एक नौजवान मंत्री जिनको कोई जानता नहीं था, बिहार चुनाव के पहले। केवल ये है कि मोदी जी जब गए तब उनको रिसीव करने वालों में नितिन नवीन भी थे, और उनसे कोई 1-1.5 मिनट तक उन्होंने चर्चा की, या मोदी जी की सभा में मंच का पूरा जो इंतजाम था वो नितिन नवीन देख रहे थे। तो उसके कारण कई अटकलों को जन्म मिला। तो दिल्ली से घोषणा हो गई, बंगाल की भी दिल्ली से घोषणा हो गई, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की भी दिल्ली से घोषणा हो गई, नितिन नवीन की भी। ये सब दिल्ली से हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि राज्यों में काफी गड़बड़ है। राज्यों के, जिन राज्यों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं उनमें यूपी भी है, नहीं हो पा रहे राज्यों के चुनाव। अब हम केवल यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अटल जी के जन्मदिन पर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ग्रोथ समिट हुई जिसमें अमित शाह जी पहुंचे थे, और उसमें उन्होंने अपने भाषण में मोहन यादव की तारीफ की काफी, और उस तारीफ में उन्होंने ये कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में जो राज्य है वो शिवराज सिंह के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं मोहन यादव। अब शिवराज सिंह के अगर हाल के आप उनके तेवर देखें
या उनके लोगों के तेवर देखें तो एक तरह की नाराजगी काफी व्याप्त है मध्य प्रदेश में। उमा भारती ने तो मोर्चा खोल लिया है, मतलब इंदौर की जो विषैले पानी से इतनी मौतें हुई है 17 लोगों की, 16-17 लोगों की, उसको लेकर मोर्चा खोल लिया है मोहन यादव के खिलाफ। बीजेपी के नेता हैं और वो हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो ये जो विषैले पानी से जो लोगों की मौत हुई, उसके बाद पार्टी में इतने अंदरूनी झगड़े मध्य प्रदेश में सामने आ गए हैं, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को लेकर नहीं, और भी चीजों को लेकर। वो जो लोग केंद्र में किसी समय बहुत ही नाक के बाल थे या बहुत ही प्रमुख थे, नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल या तमाम लोग थे, वो तमाम लोग हाशिए पर भोपाल भेज दिए गए। मतलब जो किसी समय, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे और किसान आंदोलन के समय मोदी जी की तरफ से वो बात करते थे, तो आज उनकी क्या हैसियत है मध्य प्रदेश विधानसभा में? स्पीकर हैं वो। या प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे, वो क्या है? तो क्या ये तमाम लोग जो हैं खुश हैं क्या कि इनको ये जानते हुए कि ये नाराज हैं फिर भी इनको भेजा गया? तो इसका मतलब है कि नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए पार्टी में काफी गुंजाइश है। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस इतने दिनों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी कई राज्यों में अंदरूनी लड़ाई के चलते अभी भी पूरे नहीं हो पाए। जैसे मैंने पश्चिम बंगाल का कहा, आज घोषणा हुई मान लीजिए, या पंकज चौधरी की घोषणा अभी कुछ दिन पहले हुई। पर अगर आप देखें कि कर्नाटक में कौन है, कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ वहां विद्रोह चल रहा है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है। या हिमाचल ले लें, या उत्तराखंड ले लें, या दिल्ली ले लें, या उड़ीसा ले लें, तेलंगाना में तो लोग पूछते हैं कि यहाँ का बीजेपी का प्रमुख कौन है। या गुजरात ले लें, जो इनका स्वयं का मोदी जी का या शाह साहब का राज्य है। तो सहमति के अभाव में, कंसेंसस के अभाव में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी में संगठनात्मक। और इसीलिए जब ये चला कि नड्डा जी के स्थान पर किसकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से वो बने हुए हैं और उसको लेकर काफी आलोचना चल रही है, तो चुनाव नहीं हो पा रहे, संगठन के नीचे से ऊपर तक आना चाहिए पूरा मामला, तो उन्होंने ऊपर से उनको लगा दिया, नितिन नवीन को लगा दिया, घोषणा कर दी। लोकल बॉडीज में, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, अगर आपने गौर किया हो तो लोकल बॉडीज के चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर जो खबरें हैं उसमें बीजेपी कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए। और जो अभी सबसे बड़ा जो सामने आया है कि अजीत पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिला लिए वहां, और बीजेपी के लोग, मतलब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर अजीत पवार पर हमले कर रहे हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? मतलब महायुति अगर चुनाव नहीं लड़ रही है महाराष्ट्र में, लोकल बॉडीज के चुनाव और लोकल एडजस्टमेंट चल रहे हैं, अजीत पवार शरद पवार की पार्टी से मिल रहे हैं, या शिंदे और दोनों शिवसेना के लोग आपस में मिल रहे हैं। और एक खबर तो आज मैं ये पढ़ रहा था कि एक स्थानीय निकाय में बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी ये सब मिलके राज करने वाले हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है महाराष्ट्र के चुनाव की। तो कर्नाटक का जैसे मैंने कहा कि वहाँ येदियुरप्पा के, तेलंगाना का मैंने कहा आपको, और जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है वो यही लगता है कि ये 2 लोग चलाते हैं या 1 लाख चलाते हैं। अभी इस समय मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में और
उत्तराखंड में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ पार्टी में विद्रोह चल रहा है। मध्य प्रदेश का मैंने जिक्र किया, जी दिल्ली का आम है कि वहाँ जो प्रदूषण को लेकर वहाँ की जो मुख्यमंत्री निशाने पर है, पर अरावली को लेकर या इलीगल माइनिंग को लेकर पार्टी के लोगों ने राजस्थान में मोर्चा खोल लिया है बीजेपी में, अगर खबरों को हम फॉलो करें तो। और उत्तराखंड में अगर आप देखें तो अंकिता भंडारी वाले मामले में जो इस तरह के बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन के लीड में तो वहाँ कांग्रेस है, पर बीजेपी के लोग भी वहाँ सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें हजारों लाखों लोग भाग ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ। तो ये सब मामले जो मैंने आपको जिक्र किया कि बीजेपी में जो चल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो चल रहा है, स्टेट इलेक्शन को जो चल रहा है, जो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो विद्रोह चल रहे हैं, जो ऊपर से पैराशूट से बिठाए गए मुख्यमंत्री हैं सारे के सारे, चाहे मध्य प्रदेश के हों या राजस्थान के हों या उड़ीसा के हों या छत्तीसगढ़ के हों, सब जगह एक जैसी स्थिति है। हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, हम जो कंक्लूजन देना चाहते हैं आशुतोष जी, वो ये देना चाहते हैं कि बीजेपी में स्थिति और दलों से ज्यादा खराब है, हम ये बताना चाहते हैं। वो इसलिए बताना चाहते हैं कि बीजेपी और दलों में या कांग्रेस में, खासकर कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, काफी समय से है, इसलिए वहां ये सब खुलकर बाहर आ रहा है। पर बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और कुछ लोगों का शासन ही चलता है। अगर वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इस तरह का असंतोष छुटपुट तौर पर सामने आ रहा है, जो अब ऊपर की सतह पर नजर आने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि मामला काफी सीरियस है। और वो अब उसका विस्फोट कब होगा कि नहीं होगा, वो हम नहीं कह सकते, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पर एक चीज तय ये है कि केंद्रीय स्तर पर भी जो हम देखते हैं कि पार्टी को कौन चला रहा है, कितने लोग चला रहे हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पुराने लोग हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो या और बाकी लोग हो, वो किस जगह खड़े हुए हैं। तो केंद्रीय स्तर पर अगर असंतोष है और पार्टी में अगर ये भावना है कि पैराशूट से मुख्यमंत्री और स्टेट प्रेसिडेंट उतारे जा रहे हैं और नौकरशाही चला रही है पार्टी को और सरकारों को, तो ये ज्यादा सीरियस मामला है, बजाय इसके कि कांग्रेस में राहुल चला रहे हैं या प्रियंका चला रहे हैं या खड़गे चला रहे हैं या अखिलेश चला रहे हैं या ममता चला रही हैं या स्टालिन चला रहे हैं, ये मामला है। तो मैंने सोचा कि एक जो बीजेपी के बहुत सारे भक्त हैं आपका कार्यक्रम देखने वाले, उनको एक जानकारी तो होना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि आपका ये कार्यक्रम वो लोग ज्यादा देखें आज, और अगर संघ के लोग भी नाराज हैं मोदी जी से, तो वो भी हो सकता है प्रसन्नता व्यक्त करें कि हाँ, ये जो चीज संघ के लोग नहीं कह पा रहे थे, वो आशुतोष जी ने आज खरी खरी में व्यक्त कर दी। तो हम, आपकी आज्ञा हो तो इसी नोट पर थैंक यू सर। बंद कर दें जी। थैंक यू।